मूवी का स्टार्ट एक रेस्टोरेंट को दिखाकर होता है जहाँ पर हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें से एक लड़के का नाम माइक होता है और वो लोग हैलोवीन के लिए प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ माइक अपने फ्रेंड से कहता है कि हर हैलोवीन की तरह हम इस बार भी उसी लड़के को टॉर्चर करेंगे जिसे हम हर साल किया करते हैं। लेकिन ये बात उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैरल होता है उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो इस बात पर डिफेंड करती है। साथ ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव को भी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जिस पर कैरल गुस्से में उस जगह से चली जाती है। अब वो सारे फ्रेंड्स बिल पे करने के लिए जाते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर उनसे हैलोवीन के प्लान्स पूछने लगता है। तब माइक उसे बताता है कि वो एक लड़के को टॉर्चर करने वाला है। ये सुनकर वो मैनेजर भी उन्हें ज्वाइन करने का कहता है। तब माइक इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन उस मैनेजर के काफी इंसिस्ट करने पर वो लोग मान जाते हैं। हमें यहाँ वही लड़का दिखाया जाता है जिसे वो फ्रेंड्स टॉर्चर करने वाले होते हैं और इस लड़के का नाम जेकब होता है। अब यहाँ जेकब बहुत इनोसेंट सा लड़का होता है और उसे कैंडीज काफी पसंद होती है और वो उन कैंडीज को एक पंपकिन बास्केट में रखा करता था और उसे लेकर हर जगह जाया करता था। वो एक फेस्टिवल में जाता है और वो उस फेस्टिवल में वर्कर का काम कर रहा होता है। इसके बाद उस फेस्टिवल का ओनर जेकब के लेट आने पर भी उससे काफी पोलाइटली बात करता है। वो उसे काफी मोटिवेट करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी मेहनत से काम करे और शो शुरू होने वाला है तो वो जल्दी से रेडी हो जाए। इसके बाद वहाँ पर माइक और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और माइक को बुली करने लगते हैं। वो उसे काफी परेशान, इस पर आखिरकार जेकब खुद के डिफेंस में माइक को पुश कर देता है। तब माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेकब को बहुत ज्यादा मारता है और माइक के साथ उसके फ्रेंड्स भी जेकब को बहुत ज्यादा मारते हैं, जिससे जेकब की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ कैरल वहाँ पर छुप कर सब देख रही होती है और उसे काफी बुरा लगता है कि कोई कैसे किसी की जान ले सकता है। इसके बाद हम उन सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जिस पर कैरल काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर माइक कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी क्योंकि हर हैलोवीन पर हम इसी तरह जेकब को टॉर्चर किया करते थे। वो टॉर्चर को बेयर कर लिया करता था, लेकिन इस बार उसने मुझे हिट किया और इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। ये सुनकर कैरल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ वहाँ पर फेस्टिवल का ओनर आता है जो कि जेकब की डेड बॉडी को देखता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, साथ ही गुस्सा भी आता है। इसके बाद वो जेकब की बॉडी को अंदर लेकर जाता है और वो उसके फेस पर मास्क लगाता है। इसके बाद वो एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से जेकब के अंदर किसी की सोल आ जाती है और तब जेकब फिर से जिंदा हो जाता है। इधर कैरल टाउन के ऑफिसर के पास जाकर उसे रात के सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है कि किस तरह जेकब का मर्डर हुआ था। तो ऑफिसर उस पर कहता है कि मुझे इसके लिए कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि माइक किसी और का नहीं बल्कि उसी ऑफिसर का बेटा होता है और जब उस ऑफिसर को पता चलता है कि उन मर्डरर्स में माइक भी शामिल होता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सीधा फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और जेकब के बारे में पूछता है। तो फेस्टिवल का ओनर से बताता है कि जेकब बिल्कुल ठीक है और उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि वो अपने घर पर रेस्ट कर रहा है। ये सुनकर ऑफिसर जेकब के घर पर जाता है। वो दरवाजे को काफी बार नॉक करता है और दरवाजा ना खुलने पर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कार्ली के पास स्टीव आता है। यहाँ पर कार्ली को अभी भी बहुत बुरा लग रहा होता है। तब स्टीव उसे बताता है कि ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की थी जेकब के बारे में और जेकब अभी भी जिंदा है। ये सुनकर कार्ली को सुकून मिलता है। इसके बाद हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो कि जेकब को टॉर्चर करते वक्त वहाँ पर शामिल था। वो किसी से कहता है कि उसे बहुत मजा आया और उसने हैलोवीन की नाइट काफी अच्छे से एंजॉय की। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे पंपकिन बास्केट नजर आती है और उसमें कैंडीज भी होती हैं। ये देखकर वो उसे खाने लगता है। तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और वो उसके पेट को काट कर उसे जान से मार देता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर ऑफिसर आता है और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे कैंडीज पड़ी हुई मिलती है, साथ ही उसे यहाँ पर जेकब पर डाउट होने लगता है। उसे ये भी पता होता है कि उस रात जेकब को टॉर्चर करने में होटल का मैनेजर भी शामिल था। वहीं पर स्टीव और कार्ली भी होते हैं, जिस पर ऑफिसर उन दोनों को सारी बातें बताता है, जिस पर वो दोनों माइक और बाकी के फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताते हैं। तब माइक को ये सब बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि जेकब किसी को मार ही नहीं सकता है, बल्कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को मार सके और अगर होती भी तो वो उस दिन खुद को डिफेंड कर सकता था। और रही बात मैनेजर की, तो उसे कोई और भी मार सकता है, जरूरी तो नहीं कि इसके पीछे जेकब ही हो। ये सुनकर सब उसकी बातों को मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद माइक का एक फ्रेंड अपने घर पर बहुत सी अजीब सी आवाजें नोटिस करता है, जिस पर वो बाहर चेक करता है और उसे वहाँ पर पंपकिन बास्केट मिलता है। इससे पहले वो कुछ सोच और समझ पाता है कि तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसकी स्पाइनल कॉर्ड ही बाहर निकाल लेता है, जिससे उस लड़की की बहुत ब्रूटल तरीके से मौत हो जाती है। इधर ऑफिसर को पूरा डाउट जेकब पर होता है और तब वो फेस्टिवल के ओनर के पास जाकर इस बारे में बात करता है। तब वो ओनर उसे बताता है कि जेकब अभी जख्मी है
और वो अपने घर पर रेस्ट कर रहा है। अब उन दोनों की बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आ जाता है और वो बताता है कि जेकब के एक और फ्रेंड की डेथ हो गई है। ये सुनकर उस ऑफिसर का शक अब यकीन में बदल जाता है कि ये मर्डर्स कोई और नहीं बल्कि जेकब कर रहा है। और इसके बाद वो सीधा जेकब के घर पर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर जेकब कहीं नहीं मिलता है, बल्कि उसे जेकब के बेड के नीचे एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो काफी पुरानी डेड बॉडी होती है। इसके बाद ऑफिसर जेकब को ढूंढने के लिए निकल जाता है, साथ ही वो माइक को कॉल करके उसे घर के अंदर ही रहने का कहता है और कहता है कि बाहर खतरा है। इसके बाद ऑफिसर उस टाउन में होने वाले सारे इवेंट्स और फेस्टिवल को बंद कर देता है और कहता है कि सब अपने घर पर रहें। इन शॉर्ट ऑफिसर ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था। ये सुनकर फेस्टिवल के स्टाफ मेंबर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस फेस्टिवल के ओनर से इसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अब वो लोग किस तरह पैसे कमाएंगे क्योंकि उनका काम तो अब बंद हो गया है। अभी वहाँ पर उस ओनर का एक साथी उससे कहता है कि क्या उसने जो किया वो ठीक था। तो फेस्टिवल का ओनर उससे कहता है कि ये दुनिया बहुत खुदगर्ज है और वो हम जैसे छोटे लोगों को टॉर्चर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और हमारे मरने के बाद भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। और यही सब जेकब के साथ भी हुआ और इसीलिए मैंने उन सब से बदला लेने के लिए जेकब को दोबारा जिंदा कर दिया। और ये सारी बात उस फेस्टिवल के स्टाफ भी सुन रहे होते हैं और उन्हें इस बात से काफी दुख होता है और वो उस ओनर को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें कार्ली और स्टीव को देखते हैं जो कि एक साथ होते हैं। इसी बीच कार्ली किसी काम से अंदर जाती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके सामने स्टीव की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेकब आकर कार्ली को मारने की कोशिश करता है और वो उसे पकड़कर उसकी जुबान ही खींच लेता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर ऑफिसर भी आ जाता है और वहाँ पर कार्ली और स्टीव की डेड बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये सब जेकब कर रहा है। इसके बाद वो माइक को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और वही अब बस बचा हुआ है, तो वो बाहर ना निकले और खुद का ख्याल रखे। ये सुनकर माइक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो बाहर निकलता है फेस्टिवल की तरफ जाने के लिए ताकि वो उस ओनर से बात कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर उस फेस्टिवल के कुछ लोग आकर माइक को मारकर बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब ऑफिसर अपने घर पर आता है तो उसे माइक कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर फेस्टिवल का ओनर बैठा होता है तो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट करके अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन तभी पीछे से उस ओनर का साथी आकर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो ओनर एक चाकू से उस ऑफिसर का सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ माइक की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वो जगह बिल्कुल खाली होती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी माइक को उसकी फादर की कार उसकी तरफ आते हुए नजर आती है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर अब उसे बचा लेंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि उस गाड़ी में उसके फादर ही नहीं है बल्कि गाड़ी के ऊपर उसके फादर का कटा हुआ सर है। ये देखकर वो रोने लगता है क्योंकि अब उसे अंदाजा हो चुका था कि अब वो भी नहीं बचने वाला है। तभी पीछे से जेकब आता है और वो उसके दोनों हाथों को ही अलग कर देता है। इसके बाद वो उसके दांतों को एक एक करके निकालता है जिससे माइक को काफी ज्यादा पेन होता है और आखिर में इतना टॉर्चर सहने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस फेस्टिवल के ओनर ने दूसरे शहर में कैंप लगाया होता है और वो एक लड़की को माइक के दांतों से बना हुआ नेकलेस देता है और उसे जेकब के बारे में बताता है। ये सुनकर उस लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब ओनर उसे बताता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है और इस नेकलेस के पीछे भी एक स्टोरी है। साथ ही मेरा काम बस लोगों के बीच में बैलेंस बनाना है। तभी हम जेकब को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर कैंडी खा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।